वीएसएस हिंदी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 1 ध्वनि। पाठ 1 ध्वनि कविता पर आधारित है और ये कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि के रूप में विख्यात है। इनकी कविता इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा सींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। पहले पद में मृदुल शब्द आया है। मृदुल शब्द का अर्थ होता है कोमल। दूसरे पद में हरे हरे ये पात, पात का अर्थ है पत्ता। गात, गात का अर्थ है शरीर, शरीर के लिए गात शब्द का प्रयोग हुआ है। निद्रित, निद्रित का अर्थ है सोया हुआ। जो सोया हुआ है उसके लिए निद्रित शब्द का प्रयोग किया गया है और ये मनुष्य के लिए किया गया है जो सोया हुआ है, नींद में है, निद्रा में है। प्रत्यूष का अर्थ है सवेरा, प्रभात, प्रातःकाल, प्रत्यूष का अर्थ है। तंद्रालस, तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ। मतलब जो नींद में आधी नींद में होता है, आधा उठा हुआ होता है, अर्ध निद्रा जिसे कहते हैं उसमें होता है तंद्रालस। इसी अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है। लालसा, लालसा का अर्थ है कुछ पाने की चाह, अर्थात अभिलाषा, इच्छा। तो लालसा शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो अभिलाषा के रूप में हुआ है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा के रूप में हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की इस कविता का जो सार है, सारांश है, वो इस प्रकार है। ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता में कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत है, अभी उनका अंत नहीं होगा और अंत होने वाला भी नहीं है। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है और पौधों पर कली खिली हुई है। मतलब कि हर पौधे पर कलियां खिली हुई हैं और अभी तक वह जो कलियां हैं वो सोई हुई हैं। कलियों के इशारे के जो इशारा होता है, कलियों का एक इशारा होता है, तो कलियों के इशारे से यहाँ वो यही बताना चाह रहे हैं कि दुखी और परेशान लोगों की बात जब हम करते हैं तो हम यही कहते हैं कि वो अलसाया हुआ है, आलसी है, सोया हुआ है। तो यहाँ कलियों के माध्यम से, अर्धखिली कलियों के माध्यम से कवि यही इशारा दे रहे हैं कि कितना दुख और परेशानी लोगों के अंदर व्याप्त है, कि वो किस बात की बात कर रहे हैं। कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे। मतलब उन लोगों को जगाएंगे जो दुख से, परेशानी से सोए हुए हैं। सोए हुए मतलब जो दुखी हैं, परेशान हैं। अर्थात वो निराश और परेशान लोगों की ज़िंदगी को खुशियों और सुखों से भर देने की बात कह रहे हैं और सुखों से भर देना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का
दान करते हुए उनके समक्ष अपनी खुशियों को भी न्योछावर कर रहे हैं और अपनी खुशियों का दान करने हेतु वो ये कविता उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी खुशियों का भी दान करने के लिए वो तैयार हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसीलिए वो इस प्रकार से कह रहे हैं। और इसीलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का सुख और दुख, उसकी पीड़ा दूर नहीं कर देंगे, उसके जो दुख है अंदर, उसके अंदर जो पीड़ा है, उसके अंदर जो दुख के भाव हैं, वो जब तक ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। मतलब कवि का अंत नहीं होगा जब तक वो इस संसार से दुखों का नाश नहीं कर देते। पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों का भावार्थ है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उनका अंत अभी संभव नहीं है, अभी उनका अंत नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए, जो उनके मन में छिपे हुए कहते हैं अभिलाषाएं हैं, तरीके हैं, उन्हीं तरीकों से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है और जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य को नहीं पा लेंगे, तब तक वो हार नहीं मानेंगे और उनका अंत नहीं होगा। अगली पंक्तियां हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने प्रकृति, जो पूरी प्रकृति है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहना चाहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ सींच लाऊंगा, खींच के ले आऊंगा, पकड़ के ले आऊंगा, थाम के ले आऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा, क्योंकि जब सूरज आता है, जब सुबह होती है, तभी तो सब जगते हैं। तो पूरी प्रकृति जग जाती है सुबह आने से, है ना। तो इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है और उन्हीं के माध्यम से वो उनको जगाना चाहते हैं। जिस प्रकार से सूरज के आने से सभी पेड़ पौधे कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से निराला जी ने अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से, जो उनके अंदर प्रेरणा रूपी सूर्य, अपनी प्रेरणा से वो उस निराशा को लोगों के मन से दूर करना चाहते हैं और उनके मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इसी तरह जो है ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन दान देते हैं और नया जीवन देना चाहते हैं। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा सींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वसंत रूपी उम्मीद है वो बनकर आए हैं और सोए अलसाए फूलों रूपी, जो फूल रूपी उदास लोग हैं, मतलब कि फूलों से ही तो कल्पना की है ना, फूल लोगों की कल्पना फूलों से की है ना, कि जो फूल रूपी वो मनुष्य हैं, तो उनसे आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं वो, और वो इन सभी लोगों को एक नया जीवन देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी सींच कर उनमें एक नया जीवन भर दूंगा, नए जीवन का अमृत भर दूंगा। अगली पंक्तियां इस प्रकार है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। और इन पंक्तियों के माध्यम से, अंतिम पंक्तियां हैं कविता की, इसके माध्यम से कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों, जो निराश लोग हैं उनके जीवन में जो है जीवन
जीने की कला उनको सिखा दूंगा और फिर वो कभी भी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत करेंगे। जब उनके अंदर से निराशा हट जाएगी, निराशा खत्म हो जाएगी, तो स्वतः ही खुश हो जाएंगे। तो कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी, श्रम करेगी, मेहनत करेगी, तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा, मनचाहे सुख की प्राप्ति होगी और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को इस दुख से मतलब कि बाहर नहीं निकालेंगे, सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत असंभव है। कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम पाठ का अभ्यास करते हैं। प्रश्न पहला है, अभी न होगा मेरा अंत का क्या आशय है? मैं अभी नहीं मरूंगा, मेरा अंत अभी नहीं होगा, मुझ में अभी बहुत सारा रचनात्मक कार्य करने की शक्ति मौजूद है, या मेरा अंत थोड़ी देर बाद होगा? तो इसका उत्तर है, मुझ में अभी बहुत सारा रचनात्मक कार्य करने की शक्ति मौजूद है। दूसरा प्रश्न है, मेरे मन में मृदुल वसंत का क्या आशय है? मेरे मन में मृदुल वसंत का आशय है, मेरे मन में मृदुल वसंत का मौसम है। वन में मृदुल वसंत की तरह मेरे जीवन में भी नई नई आशाओं का संचार हुआ है। वसंत का मौसम केवल वन में आता है या वसंत का मौसम केवल एक बार आता है? तो इसका उत्तर है, वन में मृदुल वसंत की तरह मेरे जीवन में भी नई नई आशाओं का संचार हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि कलियों पर किस प्रकार का हाथ फेरेगा? कठोरता से भरा, लापरवाही से भरा, भारी भरकम, या फिर कवि का हाथ किसी के सपने की तरह कोमल होगा? इसका उत्तर है, कवि का हाथ किसी के सपने की तरह कोमल है। अगला प्रश्न है, निद्रित कलियों से क्या तात्पर्य है? वह युवा वर्ग जो अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। सोई हुई कलियां, मुरझाई हुई कलियां, या फिर बेहोश कलियां? प्रश्न का उत्तर है, वह युवा वर्ग जो अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि कैसा सवेरा जगाना चाहता है? मस्ती वाला, सुलाने वाला? कवि मनोहर सवेरा जगाना चाहता है या फिर धूप वाला? तो कवि कैसा सवेरा जगाना चाहता है? कवि मनोहर सवेरा जगाना चाहता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पुष्प से कवि क्या सींच लेगा? प्रत्येक पुष्प से कवि क्या खींच लेगा? प्रत्येक पुष्प से कवि तंद्रालस खींच लेगा, रस खींच लेगा, या तंद्रा में डूबे हुए आलस्य को खींच लेगा और उसे सक्रिय कर देगा, या सक्रियता? तो प्रत्येक पुष्प से कवि तंद्रा में डूबा हुआ आलस्य खींच लेगा, सींच कर उसे सक्रिय कर देगा। उत्तर ये वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पुष्प का आलस्य दूर करने के लिए कवि क्या करेगा? तो उसे नए जीवन के अमृत से भी सींच देगा ताकि उसमें नया जोश भर जाए, आराम करेगा, अपना प्रचार करेगा, या उपवन का घास दूर करेगा? तो प्रत्येक पुष्प का आलस्य दूर करने के लिए कवि क्या करेगा? कवि उसे नए जीवन के अमृत से भी सींच देगा ताकि उसमें नया जोश भर जाए। अगला प्रश्न है, तंद्रालस पुष्प कौन हो सकता है? आलसी व्यक्ति, मुरझाया हुआ फूल, उजाड़ बगीचा, या भारत का युवा वर्ग तंद्रालस पुष्प हो सकता है? तो इसका उत्तर है, भारत का युवा वर्ग तंद्रालस पुष्प हो सकता है।
अगला प्रश्न है, कवि कौन सा द्वार दिखाने की बात करता है? मुख्य द्वार, अमरता का द्वार, अनजाना द्वार या सिंह द्वार? तो कवि अमरता का द्वार दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज का पाठ ध्वनि यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।